नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोग करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 11th के आपका हिंदी सब्जेक्ट अभिव्यक्ति और माध्यम रहने वाले हैं। इसके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इससे क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन देख लिए हैं तो। और काफी चांसेस है कि आपको एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपका लेवल बड़ा हो चुका है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो थोड़ा घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक, तो हम वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं, हमारा क्या है, संचार क्या है, बौद्धिक संचार के बारे में बताइए एवं सफल सफल संचार क्या होता है। तो सबसे पहले आपको तो संचार का मतलब ही पता होना चाहिए। अगर बौद्धिक संचार ये क्वेश्चन ना भी आए, ये क्वेश्चन ना भी आए, तो आपको क्या है, अगर पूछेगा कि बौद्धिक संचार के बारे में बताइए, तो उसमें भी आपको संचार की डेफिनेशन देनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप बौद्धिक संचार पर जाओगे। ठीक है, तो संचार की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। जब हम अपनी बातों को किसी और के समक्ष रख रहे हैं, अपने विचारों को किसी और के समक्ष प्रकट कर रहे हैं, तो उसको हम संचार बोलेंगे। जैसे मैं अपनी बातें किसी और के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, इस लैंग्वेज में रख रही हूँ कि सामने वाला समझ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं फारसी बोल रही हूँ और उसको कुछ आता ही नहीं। ठीक है, तो वो सफल संचार में तो नहीं आएगा। तो संचार वही है जब मैं अपनी बातें किसी और के समक्ष रख रही हूँ, उसको समझ में भी आ रहा है और वो मेरी बातों पर रिस्पॉन्स भी कर रहा है। ठीक है, और बौद्धिक संचार को हम देख ले तो क्या है, यहाँ बौद्धिक मतलब समझ में आ रहा है ना, बुद्धि की बात हो रही है। तो हमें पता है सब तरीके के जीव जो है वो संचार करते हैं। छोटी से छोटी चींटी जो है वो भी अपने लैंग्वेज में अलग संचार करती है, या फिर हम पक्षी की बात ले लें या जानवर की बात ले लें। लेकिन मनुष्य एक मतलब हम बोलते हैं ना, सबसे इंटेलिजेंट जीव जो है हमारा मनुष्य होता है। तो वही है कि बौद्धिक संचार मनुष्य के अंदर ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि हम जो भी संचार करते हैं हम समझते हैं, हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं कि अगर सामने वाले व्यक्ति को इंग्लिश आती है, मैं हिंदी में बोलूंगी तो उसको समझ में नहीं आएगा, या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, और क्या है सफल संचार क्या है, तो हम मेनली यही बात रखेंगे सफल संचार के अंदर कि जब मैं अपनी बातें किसी और के सामने रख रही हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से सुन रहा है और यहाँ से करके निकाल दे रहा है। ऐसे वाला संचार सही संचार नहीं है। जब वो बातें यहाँ सुन रहा है, इधर जो है मतलब पूरी बातें इसके दिमाग में घूम रही है और वो उसका निष्कर्ष बता रहा है, या फिर अपनी राय रख रहा है कि नहीं यहाँ पर हम इस चेंज को कर सकते हैं, या फिर ये पॉइंट तुम्हारा सही है, या तुमने जो बातें रखी है वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या है, जब सामने वाला व्यक्ति भी रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि जो मेरे सामने संचार रख रहा है, जो बातें कर रहा है वो क्या बोल रहा है, तो उसको हम एक सफल संचार बोलेंगे। जिसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है उसको हम सफल संचार बोलेंगे। ठीक है, बाकी हम यहाँ आंसर में देख लेते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक है, जब हम अ, दो व्यक्ति है या दो से ज्यादा व्यक्ति है अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख रहे हैं या सूचनाओं को प्रकट कर रहे हैं, उसको हम संचार बोल रहे हैं। यहाँ पर एक हमें प्रसिद्ध शास्त्र के बारे में बता रखा है जिनका नाम है विल्वेर श्रम। इनके अनुसार अनुभवों की साझेदारी, जो हमारा संचार है वो है अनुभवों की साझेदारी, कि मैंने आज कुछ अनुभव किया। मान लो कोई भी चीज हो सकती है, कुछ अच्छा अनुभव हो सकता है, कुछ बुरा अनुभव हो सकता है जो मैंने किसी और के साथ शेयर किया है, उसको मैंने साझा किया किसी और के साथ, तो वो हमारा संचार के अंदर आएगा इनके अनुसार। ठीक है, संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है, हम हमेशा ही संचार करते हैं। हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, अपनी बातों को बताने के लिए रोते हैं। हमें किसी से डर लगता है, हमें भूख लगती है, हम रोने लग जाते हैं। हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम रो के दर्शाते हैं, दूसरों को बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे दिक्कत हो रही है। वैसे हम बड़े होते हैं, हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं और बोली के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखते हैं। ठीक है, सभी जीव संचार करते हैं, परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। तो सबसे अच्छा संचार कौन करता है, तो मनुष्य करता है। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए तो मनुष्य ही लगाना, जानवर या कुछ और मत लगा देना। ठीक है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रवण माध्यम के द्वारा सफलतापूर्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। जब हम बहुत सारी चीजों के यूज करके, हद से ज्यादा मतलब ऐसी चीजों का यूज करके जिससे हम अपने संचार को बहुत ज्यादा अच्छा बना सके, जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा संचार अच्छी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, तो उसको हम सफल संचार बोलेंगे। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों की ही सक्रिय भागीदारी
होती है। तो मैंने बताया था ना कि मैं बोल रही हूँ और सामने वाला भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि मैं गलत बात बोल रही हूँ या सही बात बोल रही हूँ, तो वो भी एक सफल संचार के अंदर ही होता है। असफल संचार में मैं बोले जा रही हूँ और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संचार के तत्वों की हमें यहाँ पर करनी है व्याख्या, वर्णन करने हैं संचार के तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ हमें स्रोत बता रखा है। स्रोत क्या? एविडेंस वगैरह हम ले सकते हैं, है ना? वो हमारे स्रोत के अंदर आएगा। देख लेते, संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जो संचार है, हम किसी भी चीज को स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया बोल सकते हैं संचार को। मैंने कोई योजना किसी के साथ मिलकर बनाई है, तो मैं पहले उसके साथ बातें साझा करूंगी, संचार करूंगी, ताकि वो भी अपनी राय बता सके ना कि हाँ, हो सकता है कि इस बिजनेस में उसका दिमाग मेरे से ज्यादा अच्छा चलता हो। तो संचार एक प्रक्रिया है, हम कोई भी कार्य जब हम स्थापित करना चाहते हैं उसकी, ठीक है? जो व्यक्ति अपने संदेश या सूचनाओं को अन्य तक पहुंचाता है, वह स्रोत या संचारक कहलाता है। तो जो स्रोत मतलब एक होता है श्रोता और एक होता है जो बोलता है बातों को, ठीक है? जैसे यहाँ बता रखा है, स्रोत या फिर संचारक उसको बोलते हैं, ठीक? तो सबसे पहले श्रोतक जो होता है वो जरूरी होता है हमारे संचार के अंदर। कुटीकृत या एनकोडिंग संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। मतलब ये जो वर्ड यहाँ दे रखा है हमें, कुटीकृत या एनकोडिंग संदेश, मतलब बातों को हमें समझ में आनी चाहिए। मतलब हम किसी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो कि मुझे भी आती हो और सामने वालों को भी आती हो, ठीक है? तो ये जरूरी होता है हमारे संचार के अंदर। संदेश, सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। हम कोई भी बात रखना चाहते हैं किसी के सामने, तो हम लंबी चौड़ी ग्रंथ तो नहीं लिखेंगे, है ना? हम ऐसी चीजों को रखने की कोशिश करेंगे जो मेन भी हो, छोटे समय में हम अपनी बातों को समझा भी दें और सामने वाले व्यक्ति को समझ में भी आ जाए। तो हमें संदेश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे संचार के अंतर्गत। माध्यम, जो है कि हम किस माध्यम के द्वारा हम अपने संचार को किसी व्यक्ति के समक्ष रख रहे हैं। संदेश को किसी माध्यम, टेलीफोन, समाचार, रेडियो, इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत आता है मोदी जी की मन की बात, है ना? पहले आता था, अभी भी आता होगा, खास रेडियो वगैरह पे उतना है नहीं अभी, ठीक है? तो जैसे कि अब ये क्या है, अब वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, वो डायरेक्ट लोगों के बीच आके बातें नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी मन की बात जो है, वो एक संचार माध्यम के द्वारा हमें समझाते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं ये बातें करना चाहता हूँ। तो एक माध्यम है हमारा, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो और इंटरनेट, ठीक। नेक्स्ट है डिकोडिंग, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। डिकोडिंग भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ है कि जो भी हमें संदेश बताया गया है, जो भी प्राप्तकर्ता ने संदेश ग्रहण किया है, उसको उसका अर्थ समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे सही संचार के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। फीडबैक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे संचार के अंदर। फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं। तो जब सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्स करेगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि हमने किस तरीके की बातें बताई है। जैसे कि अब आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब की, आप कमेंट करते हो, आप बताते हो कि ये पॉइंट मुझे समझ में आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो एक तरीके से क्या है, आप भी वहां पर फीडबैक ही दे रहे हो। तो फीडबैक किसी भी चीज के लिए, किसी भी संचार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक। तो ये पॉइंट्स थे हमारे, जिसमें हमने सबसे पहले स्रोत या फिर श्रोता जो होता है हमने सुना, फिर हमने कुटिल या एनकोडिंग संदेश, जो कि हमारे संदेश की भाषा होती है, वो हमने समझा। संदेश देखा, एक पैटर्न होना चाहिए हमारे संदेश का, वो हमने समझा। माध्यम क्या होना चाहिए, तो टेलीविजन, रेडियो या फिर समाचार पत्र, जो भी है हमारा। फिर हमने डिकोडिंग देखा, तो संदेश का अर्थ हमें समझ में आना चाहिए जो भी है। और फिर फीडबैक देखा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो संचार था, हमारा जो संवाद था, वो कितना सही रहा, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये आप काट देना क्योंकि ये सब में रिपीट हो गया है, ठीक है। हाँ, एक और रह गया इसमें, शोर भी है, संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावट। अब ऊपर हमने वो सारी चीजें देख ली जो कि सही थी, अच्छी चीजें थी, जो कि हमारे संचार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे संचार के बीच में रुकावट डालती है, जो कि शोर है। या फिर हम इंटरनेट की बात कर ले, तो जो टेक्निकल इशू है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो।
है ना? तो शोर क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें रुकावट डालती है एक अच्छे संचार को बनने में। अगर शोर हो रहा है, लोग बातें नहीं सुन रहे हैं, अपनी बातें किए जा रहे हैं, जैसे कि हम क्लासरूम में करते हैं। मैम आगे पढ़ाती रहती है और हम पीछे शोर करते रहते हैं और फिर मैम आज बीच-बीच में डिस्टर्ब होती है कि शांत हो जाओ, सुन लो, पढ़ाई कर लो और फिर मैम अपने मुद्दे से भटक जाती है और अपनी बातें करने लगती है। पढ़ लो, नंबर अच्छे आ जाएँगे, है ना? तो ऐसे ही शोर बहुत मतलब एक बुरी चीज़ है हमारे संचार के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संचार कितने प्रकार के होते हैं, वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो फर्स्ट सांकेतिक संचार है, सेकंड मौखिक और अमौखिक संचार है, अंतः व्यक्तित्व संचार है, अंतर व्यक्तित्व संचार है, समूह संचार और जनसंचार है, ठीक है? तो ये हमारे कुछ 6 प्रकार के संचारों के नाम हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या-क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले सांकेतिक संचार, तो इससे हमें पता चल रहा है कि संकेतों के द्वारा, जैसे हम देखते हैं ना हमें रेड लाइट लगी हुई होती है, जो हम ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं वो हो गया, या फिर जो लोग हमारी तरह बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो अलग प्रकार के चिन्हों का यूज़ करते हैं, तो वो इस संचार के अंदर आएगा जो कि सांकेतिक संचार होता है, जब हम संकेतों से अपनी बातों को दर्शाते हैं। ठीक? मौखिक संचार या अमौखिक संचार, तो मौखिक संचार क्या? जब हम अपनी बातों को बोलकर दूसरे के समक्ष रख रहे हैं, ठीक है? अमौखिक में हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जब मुख खोलकर बोलकर संचार करें वो मौखिक संचार होता है और बिना मुख खोले बात समझाए तब वह अमौखिक संचार होता है। हो सकता है आप न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि इधर एक एंकर होता है जो बातों को बोल रहा होता है और बगल में एक एंकर होती है जो कि इशारों से अपनी बातों को समझा रही होती है। ठीक है? तो उस तरीके से भी हम अमौखिक संचार कर सकते हैं। अंतः व्यक्तित्व संचार, जब व्यक्ति अपने से बात करे अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी खुद ही दे, वह अंतः व्यक्तित्व संचार होता है। अंतः व्यक्तित्व मतलब जब मैं खुद से बातें कर रही हूँ, मैं अपनी बातें खुद से ही शेयर कर रही हूँ, खुद से ही उत्तर भी दे रही हूँ, खुद से प्रश्न भी पूछ रही हूँ, तो ये सब कुछ मेरे ही इर्द-गिर्द हो रहा है, इसलिए इसको हम अंतः व्यक्तित्व संचार बोलेंगे। अंतर व्यक्तित्व संचार, जब 2 व्यक्ति आमने-सामने बैठकर संचार करें, वह अंतर व्यक्तित्व संचार होता है। जब मैं अपनी बातें किसी और से शेयर करूँ, जैसे कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जब मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो हमारा अंतर व्यक्तित्व संचार होगा। समूह संचार क्या? तो ईज़ी है, जब हम समूह में बैठकर बातें कर रहे हैं, एक पूरे समूह के लोग जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होगा, वो समूह बन जाएगा, ठीक है? तो जब भी हम समूह में बैठ के बात करते हैं, तो उसको समूह संचार बोलते हैं। जनसंचार क्या है? तो जब हम समूह या यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं, तब उसे जनसंचार कहते हैं। मतलब हम किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बातें कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार कहीं दूर रहता है, मैंने कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, तो वो जनसंचार में आएगा। ठीक? तो जब हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे जनसंचार में आता है। कुछ और भी माध्यम हैं इसके, जैसे अखबार है, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट और भी कई चीज़ें शामिल हो सकती है इसके अंदर। तो आई होप आपको जो संचार के हमारे कितने प्रकार है वो समझ में आ गया होगा। सांकेतिक है, मौखिक, अमौखिक है, इसको आप अलग पॉइंट बना देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? और अंतः व्यक्तित्व हो गया, अंतर व्यक्तित्व हो गया और समूह संचार और जनसंचार हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम संचार एवं जनसंचार के कार्यों का वर्णन करना है। हमारे संचार के क्या कार्य होते हैं और जनसंचार के क्या कार्य होते हैं, वो हमें यहाँ बताना है। तो संचार के क्या है? प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का उपयोग किया जाता है। प्राप्ति नियंत्रण, जो चीज़ें हमें मिल रही है, हम सूचना किसी को बता रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति मतलब बातों को किसी के समक्ष रख रहे हैं। सामाजिक संपर्क हो सकता है जब हमारी जो एक संपर्क है जो समाज से हमारी जुड़ती है, वो हमारे सामाजिक संपर्क के अंतर्गत आएगी। समस्या का समाधान हो सकता है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, जो कि हम संचार के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हमारे संचार के माध्यम के द्वारा सॉल्व हो सकता है। प्रतिक्रिया और भूमिका मतलब किसी भी बात पर हम रिएक्ट कर सकते हैं और एक इम्पोर्टेंट भूमिका भी हम निभाते हैं। जैसे कि मैं अपनी बातें किसी और के समक्ष रख रही हूँ, तो मैं वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रही हूँ, ठीक है? तो ये भी हमारे संचार के कार्यों के अंतर्गत आता है। जनसंचार के कार्य में क्या है? हम सूचना देते हैं, शिक्षित करते हैं, मनोरंजन करते हैं, एजेंडा तय करते हैं, निगरानी करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराते हैं।
तो यहाँ पर भी अभिव्यक्ति है, वहां पर भी अभिव्यक्ति है, लेकिन ये बहुत मतलब थोड़ा बड़ा लेवल हो जाता है। ये छोटे लेवल का होता है जहां पर हम क्या है कुछ छोटी बातों को अपने समक्ष रखते हैं, लेकिन यहाँ जो बड़े मुद्दे होते हैं, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजित करना, तो ये बड़े लेवल की बातें हो जाती है, वो हमारे जनसंचार के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन। पत्रकारिता अखबार अस्तित्व में कब आया, ये हमें बताना है। तो 400 साल पहले की अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आया था, ये आपको याद रखनी है। 400 साल पहले ही जो हमारा पत्रकारिता है वो अस्तित्व में आ चुका था, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। तो ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जा सकता है, इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ये कहाँ से निकला था हमारा जो बंगाल गजट था, तो ये कोलकाता से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड था, जो कि 1826 में कोलकाता में ही प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले बंगाल गजट था, लेकिन हिंदी का अगर पूछे सबसे पहला कौन था, तो उद्दंड मार्तंड था, जो कि 1826 में कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। ये भी आप याद रख हो सकता है पूछ ले। वैसे इतना डीप नहीं जाएंगे, बट फिर भी आप इसको याद करके रख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकालकर इन क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। तो हम क्या है कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम को भी जोड़ते हैं। ठीक, तो पहला हमने देख लिया जो कि बंगाल गजट था, लेकिन हिंदी का हमारा उद्दंड और मार्तंड था। और किसके द्वारा इसको संपादित किया गया था, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इसमें बहुत सारी भूमिका निभा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियो और टेलीविजन संचार के माध्यमों का वर्णन करना है। तो रेडियो और टेलीविजन की हमें विशेषता बतानी है। तो विशेषता के लिए पहले तो आप स्टार्टिंग वगैरह को जो है उसको आप याद कर लेना, बाकी तो आप खुद ही एक-एक डेट याद कर लो कि कब विकसित हुआ था, कब भारत आया, बस 2 डेट याद कर लो। बाकी आपको पता है मनोरंजन करता है, शिक्षित करता है, सूचित करता है, ये सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएँगे। ठीक है? तो हम देख लेते हैं, रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि आ चुका है। मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो श्रवण माध्यम है। ठीक, 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और इसका रूपांतरण किया। वायरलेस यहाँ हमारे रेडियो की ही बात हो रही है। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो 1921 में क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा डाक तार जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट किया गया था। ठीक, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑल इंडियन रेडियो की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशनों का जाल बिछ गया है। आज के टाइम पे रेडियो ने एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बना ली है, लोगों को जकड़ के रखा है, मतलब काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी उन लोगों की रही है। ठीक, तो ये जो है ऑल इंडिया रेडियो वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेके चलिए, बाकी ये डेट जो है अगर आपको याद करनी है तो आप कर सकते हो। और अगर सिर्फ वर्णन की बात आए तो आप बस ये डेट याद रख लेना कि भारत कब आया था और विश्व में कब इसकी शुरुआत हुई थी, और बाकी जैसे मैंने आपको बताया मनोरंजन, शिक्षा, संगीत, ये सारी बातें आप लिख दोगे तब भी आपको पॉइंट नंबर जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट टीवी टेलीविज़न का हम देख लेते हैं। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। तो ये विश्व स्तर की बात हो रही है। ठीक है, 1926 में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा प्रारंभ की थी। अब ये भी आपको याद रखनी है, 1936 में क्या है, बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा प्रारंभ की थी। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे कि इंडिया में शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ये डेट जो है वो याद रखनी है। 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस ने विविध टीवी सेवा प्रारंभ हुई। 11 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दिया।
तो बहुत सारे लोगों ने दूरदर्शन जो चैनल है उसके बारे में सुना होगा, ठीक है? तो इसका पहले नाम विविध टीवी था, ठीक है? लेकिन इसको आगे चल के चेंज कर दिया गया था। आकाशवाणी से हटाकर इसको दूरदर्शन का नाम दे दिया गया था। मतलब जो विविध था वो पहले इसी से जुड़ा हुआ था, आकाशवाणी से ही जुड़ा था, लेकिन जब अलग हुआ तो इसको हमने दूरदर्शन का नाम दे दिया। ठीक? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सिनेमा अस्तित्व में कब आया तथा भारतीय सिनेमा की शुरुआत की जानकारी हमें देनी है। तो सिनेमा के बारे में बताना है, विश्व स्तर की बात करनी है हमें और भारत में किस तरीके से आया वो भी हमें बताना है। तो सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी थी। ये भी आपको याद रखनी है, कब बनी थी, कहाँ बनी थी। तो फ्रांस में बनी थी पहली फिल्म 1894 में द अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है, याद रखनी है। भारत में पहली मूक फिल्म 1930 में राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। मूक फिल्म जो आएगी सबसे पहली मूक फिल्म जिसमें डायलॉग्स नहीं थे, वो हमारी 1913 में राजा हरिश्चंद्र द्वारा मतलब ये था उसका नाम, जो कि दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी। ये तो आपने अपनी किसी क्लास में 7th 8th के आसपास हिंदी की बुक में देखा होगा ये आलम आरा के बारे में। तो ये 1931 में बनी थी, जो कि पहली बोलती फिल्म थी। ये जैसे आप देख रहे हो सिर्फ उल्टा हो जा रहा है, ये जो है चेंज करके 13 का 31 आप कर सकते हो इस तरीके से। पहले 13 में जो बनी थी वो मूवी थी और जो 31 में बनी थी वो पहली बोलती फिल्म थी। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनाई जाती है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है हम अपने भारत की बात कर लिए, तो हम देखते हैं पंजाबी की अलग मूवीज होती है, साउथ इंडियन अलग मूवी चलती है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग मूवी होती है। और हिंदी की एक बड़े लेवल बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है जो हिंदी मूवी है। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि अब विश्व स्तर पे भी जो हमारा इंडियन बॉलीवुड है उसने स्थान बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डायरी लेखन। डायरी लेखन क्या है, परिभाषित कीजिए। तो डायरी क्या है, हम डायरी लिखते हैं रात को सारा काम खत्म करने के बाद। वो कैसी दिखती है थोड़ा बता देना है। मोटी होती है, उस पे लाइंस बनी हुई होती है, हम उस पे अपनी दिनचर्या लिखते हैं, क्या क्या काम हमने दिन में किया। तो जो आपको पता है आप उस डायरी के बारे में लिख सकते हो। और बाकी थोड़ी बहुत इसमें से एक दो पॉइंट देख लेना और जो आपको डायरी के बारे में पता होगा आप लिख देना। क्या है, डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण करते हैं। मुलाकात है, ठीक है, जैसे हम कोई भी स्पेशल चीज़ हमारे साथ होती है, कई लोगों को डेली डायरी लिखने की आदत होती है कि वो दिन में क्या-क्या करते हैं, भले उनका रूटीन सेम होता है, फिर भी वो डायरी लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है स्पेशल ओकेज़न पर ही लिखते हैं, जैसे आज मान लो किसी फंक्शन में गए, किसी ऐसे दोस्त से मिल लिया जिससे बहुत टाइम बाद मिलना हुआ था या फिर फेयरवेल में गए, किसी फ्रेशर पार्टी कहीं गए थे, वहाँ पे पार्टी हो रही थी, उसमें चले गए। तो जो भी इंसिडेंट वगैरह ऐसे होते हैं, जो याद रखने लायक होते हैं, कुछ लोग उन सब बातों को अपनी डायरी में लिखते हैं। हम डायरी नहीं लिखते हैं, ठीक है? डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक, भावनात्मक समस्त प्रक्रियाओं को अलग लेखा-जोखा है, जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें डायरी में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी निजी बातें होती हैं जो कि व्यक्ति किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। वो अपनी बातें खुद तक ही सीमित रखना चाहता है, इसलिए वो डायरी का उपयोग करता है, डायरी को लिखता है और अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखता है। तो ये डायरी लिखने का मेन मकसद जो है वो होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आप खुद से भी इसमें बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरी किस प्रकार से व्यक्तिगत कमियों को दूर करने में सहायता करती है। तो आपको पता है आप डायरी लिखोगे, पहले तो हम डायरी की अगर बात कर ले ऐसी कुछ तो हम क्या है अपनी लैंग्वेज को सुधार लेंगे। इंग्लिश में लिख रहे हैं हमारी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, हिंदी में लिख रहे हैं हमारी मात्रा ठीक हो जाएगी। अब क्या है हम कुछ बातें लिख रहे हैं ऐसी चीज़ों को, आप हमने लिख दिया जैसे आज मैंने लिख दिया कि मेरे घर में किसी से लड़ाई हो गई। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मैं ठीक थी और जिससे लड़ाई हुई थी वो गलत था।
मैंने वो सारी चीजें लिखी, एक एक बात लिखी। अब मैं 2 दिन बाद जब उस डायरी को पढ़ूंगी और जब मैं ध्यान दूंगी उसके ऊपर, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। तो जो उस गलती को मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, मेरी खामियां जो है थोड़ी जो है मेरे कम हो जाएगी। जब मैं ये चीज़ों को पढ़ूँगी कि मैं जब गुस्सा होती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि सामने क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति खड़ा है या फिर मुझे किस तरीके से बात करनी थी। तो मैं जब डायरी लिखूँगी तो मुझे ये सारी बातें समझ में आई। ठीक, देख लेते हैं। डायरी लेखन में हम खुद को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं तथा अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्त होते हैं। इससे हमें अपने गुणों अवगुणों का ज्ञान होता है, जो हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होती है। तो हम जब डायरी लिख रहे हैं और उसको हमने कुछ दिन बाद पढ़ा, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ-कहाँ हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है और कहाँ-कहाँ हमने बहुत सारी गलतियाँ की है। ठीक? तो इसलिए डायरी जो है व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाती है, उसकी कमियों को दूर कर देती है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायरी हमारा किससे साक्षात्कार करवाती है, सॉरी। मतलब क्या है कि हमारा डायरी जो है हमें किससे मिलाती है, एक तरीके से ये हमें यहाँ पर पूछना है। थोड़ा हैवी वर्ड था इसलिए थोड़ा हो गया, ठीक है? देख लेते हैं क्या है। डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करती है। अब क्या है, जब हम डायरी लिख रहे हैं तो हम खुद से ही तो इंट्रोड्यूस होंगे ना, वही है कि हमें पता चलेगा कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, हमारा जो सोच है वो किस तरीके का है, हमें पता चलेगा कि हम कितने गलत हैं, कितने सही है। तो हम खुद से ही इंट्रोड्यूस होते हैं डायरी के द्वारा, ठीक है? डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण कर सकते हैं कि हमने पास्ट में कितनी गलती की है, कितना हमने सही किया है, वो सारी बातें हमें स्वयं को ही पता चलती है। ठीक? इसमें आप बहुत सारी बातें ऐड कर सकते हो, आप करना चाहो तो, जैसे कि आपको पता है हम डायरी लिख रहे हैं, तो उसमें हम अपनी कमी को भी लिखेंगे, खूबी को भी लिखेंगे, क्योंकि डायरी कोई और नहीं देख रहा है, हम खुद देखेंगे, तो हमें पता है कि हम कितने गलत हैं और कितने सही है, तो हम सारी सच बातें जो है वो डायरी में लिखते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है अपने बारे में हमारा नज़रिया किस प्रकार से है, वो उसकी जानकारी हमें मिलती है। हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें उसके बारे में पता चलता है। हमारी दिनचर्या अतीत में किस प्रकार की थी, हम कितने बिज़ी थे या हमने टाइम को कितना वेस्ट किया या हमने कितना टाइम यूज़ किया, वो सारी बातें भी हमें वहाँ से पता चलती हैं। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, डायरी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। मतलब डायरी हम पन्ने पे नहीं लिख सकते, जो कि हमने देखा ना ज़िल्द चाहिए होती है उसके लिए, मोटी ज़िल्द। तो हम पन्ने पे नहीं लिखेंगे, या तो डायरी लेंगे या फिर जो पुरानी कोई नोटबुक होगी उसको ले लेंगे। डायरी लिखने का सबसे अच्छा समय समय दिन के अंत में सारे कार्यों को करने के बाद रात का होता है। उस समय हम पूरे दिन की गतिविधि कर चुके होते हैं। हम पूरे दिन की गतिविधि कर चुके होते हैं, हमें पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में पता होता है कि हम सुबह कितने बजे उठे थे, कितने बजे हमने खाना बनाया था, स्कूल गए थे, स्कूल से आए थे, या फिर जो भी हम दिनचर्या होती है हम निपटा चुके होते हैं। हमें पता होता है अब हम रात को अकेले हैं, सब कुछ हो चुका है, सोने जा रहे हैं, उस टाइम हमने डायरी लिखना चालू कर दिया है। अब हम एक-एक पॉइंट क्या है अपनी डायरी के अंदर लिखेंगे, जो भी चीज़ें हैं, प्रिय डायरी करके हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ प्रसिद्ध डायरी और उनके लेखकों के नाम हैं यहाँ पे। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, गर्ल एनी फ्रैंक। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक साहित्यकार की डायरी तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ये भी एक डायरी है, ये आप हटा देना। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन और सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास, हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश। तो ये कुछ हमें यहाँ पर डायरी के नाम है, ठीक है? इधर की तरफ डायरी के नाम है और इधर की तरफ उनके राइटर के नाम हमें दिए हुए हैं। कुछ प्रसिद्ध है ये, और एनी फ्रैंक वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लग सकता है, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं क्या है हमारा, स्वयंवृत्त लेख से आप क्या समझते हैं, उसका क्या अभिप्राय है वो हमें बताना है। तो स्वयंवृत्त से अभिप्राय अपने विवरण से है, जो भी विवरण हम दे रहे हैं किसी को, अपनी विचारों को हम प्रकट कर रहे हैं किसी के सामने,
यह एक बना-बनाया प्रारूप होता है जिसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। तो मतलब स्वयंवृत्त लेखन क्या है? जब मैंने किसी जगह पे किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखा है जॉब के लिए, अब वहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो उसके साथ मैं अपना एक स्वयंवृत्त लेख भी दूँगी, अपनी जितनी भी एजुकेशन वगैरह है और जो भी नेम नेम है, डिटेल है, फादर्स नेम है, कहीं मैंने कितने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, ये सारी बातें जो भी मैं लिख के दूँगी, वो मेरा स्वयंवृत्त लेखन के अंदर आएगा। नौकरी के संदर्भ में स्वयंवृत्त की तुलना एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। अभिप्राय यह है कि स्वयंवृत्त का स्वरूप उससे प्रभावशाली बनाता है। तो स्वयंवृत्त जितना अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा नौकरी मिलने के चांसेस होंगे। तो इसको एक दूत की तरह बोला जाता है। दूत क्या? पुराने टाइम पे भेजते थे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर दूत इसको माना जाता है स्वयंवृत्त लेख को, जहाँ पर हम जितनी भी अपनी एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, इंग्लिश कोर्स कर रखा है, 5 साल का एक्सपीरियंस है या कोई और काम कर रखा है, तो वो सारी जानकारी जब मैं एक प्रोफ़ार्मा तैयार कर लूँगी, तो वो मेरा स्वयंवृत्त लेख के अंतर्गत आएगा। ठीक है? और ये जितना अच्छा होगा, नौकरी मिलने के उतने ही चांसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। स्वयंवर लेख के समय हमें स्वयंवृत्त ही होगा यहाँ पर, ठीक है? स्वयंवर नहीं होगा यहाँ पर, स्वयंवृत्त ही होगा। स्वयंवृत्त लेख के समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? या एक अच्छा फेवरेट उम्मीदवार के चयन को कैसे प्रभावित करता है? ये चयन होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है? तो हमारा जो स्वयंवृत्त है, स्वयंवृत्त लेख है, हम उसको लिख रहे हैं तो किन-किन बातों का ध्यान दें? और किस प्रकार से हम स्वयंवृत्त लेख को लिखें कि हम एक अच्छे उम्मीदवार की तरह जो हमारा जो भी हमें चयन करता है, उसके समक्ष हम प्रदर्शित हो। ठीक है? तो एक अच्छा स्वयंवृत्त नियुक्तकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। अगर हमारा स्वयंवृत्त लेख अच्छा है, हमने सारी डिटेल्स उसमें लिख रखे हैं, जितनी भी चीज़ें होती है उसमें हमने ऐड कर रखी है, हमारे पास सारी क्वालिटी है, सारी क्वालिफ़िकेशंस है, तो क्या होगा, अब जो भी है नियुक्तिकर्ता, जो कि जिसके सामने हमें इंटरव्यू देना है या हमने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है, तो वहाँ का जो लीडर है, जो हेड है, अगर उसको अच्छा लगा, हमने अच्छे तरीके से बनाया और उसको अच्छा लगा, तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है उस व्यक्ति के सामने पड़ेगा। ठीक है? नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ-साथ स्ववृत्त निर्माण की कला निपुणता भी आवश्यक है। ठीक है? तो जो स्ववृत्त है नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्ववृत्त में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएँ संकलित की जाती है। एक फॉर्मेट होता है उसको तैयार करने का। ऐसा नहीं है कि आपने सबसे ऊपर फादर्स नेम डाल दिया, सबसे नीचे अपना नाम डाल रहे हो। एक फॉर्मेट से आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, रिज़्यूमे लिखना है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको लाइन वाइज़ डालनी होगी। ठीक है? स्ववृत्त में दोनों पक्षों पहला पक्ष वह व्यक्ति जिसका केंद्र में रखकर सूचनाएँ संकलित की जाती है, दूसरा पक्ष नियोजन होता है। 2 पक्षों को जो हमारे नियोजनकर्ता होते हैं नियुक्तकर्ता होते हैं, वो देखते हैं जिसमें मान लो मैंने किसी कंपनी के लिए अप्लाई किया है, तो मेरे मेरे को एक मेन पॉइंट रखेंगे, दूसरा मैंने किस प्रकार से स्वयंवृत्त बनाया है, किस फॉर्मेट से बना रखा है, फॉर्मेट से बनाया है या नहीं बनाया है, उसको इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ठीक है? स्वयंवृत्त ईमानदारी से होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। क्योंकि अब स्वयंवृत्त में मान लो कि मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा, कंप्यूटर कोर्स मुझे नहीं पता। मैंने बस ऐसे ही मेरे को लगा कि मैं लिख देती हूँ यार क्या ही हो जाएगा। मैंने लिख दिया कि मैंने 3 साल का कोर्स कर रखा है और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे वहाँ बुला लिया गया, अब मुझे कोई काम दे दिया उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वही है कि हमें इसमें सारी ईमानदारी से बातें बतानी चाहिए। अगर हमने कोई कोर्स कर रखा है तो सच-सच बताना है, नहीं कर रखा तो उसकी बातें हमें वहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है? अपने व्यक्तित्व ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। जितना कौशल मेरे अंदर है उतनी ही बातें मुझे स्ववृत्त के अंदर मतलब लिखनी है। ये हमें ध्यान देना है इसमें। नेक्स्ट स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा ज़रूरी से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ना तो हमारा स्ववृत्त बहुत छोटा होना चाहिए, ना ही हमारा स्ववृत्त बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा है तो भी वो ठीक नहीं लगेगा और बहुत लंबा है तो भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा पढ़ता रहे। आपके पास 4-5 पन्नों का जो स्ववृत्त आपने लिखा है। तो इस तरीके से होना चाहिए कि लिमिटेड हो और बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हो। ठीक? तो ये आपके स्ववृत्त की सारी विशेषताएँ थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक स्वयंवृत्त का यहाँ एग्ज़ाम्पल दे रखा है इस तरीके से।
हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए स्ववृत्त के बारे में, किस तरीके से लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये उसका फॉर्मेट है। अगर कंप्यूटर अनुभव है, कोई कार्य अनुभव है, उपलब्धियाँ अगर आपने कर ले रखी है, तो वो सारी बातें आपको इसके अंतर्गत बतानी है। और फिर 2 व्यक्ति के बारे में बताना है, वो व्यक्ति आप चाहो तो ये भी ले सकते हो या कोई अन्य व्यक्ति आप चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एंड में जो हमारा डेट है और हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। प्रतिवेदन लिखते समय किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए? प्रतिवेदन शब्द प्रति उपसर्ग और वित्त धातु के योग से बना है। इसका अर्थ सम्यक अर्थात पूरी जानकारी है। प्रतिवेदन का मतलब क्या है? हम संपूर्ण जानकारी किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। प्रतिवेदन लेखन के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि रूपरेखा पहले बनानी चाहिए और तथ्यों का संकलन। मतलब हमें जैसे रूपरेखा हमने ऊपर देख लिया ना, फॉर्मेट था, हमने जो चीज़ें यहाँ पर रखी थी, फिर कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी थी, बीच में हमने बॉक्स बनाया था और एक चीज़ यहाँ पर लिखी थी। 3-4 चीज़ें लिखी हुई थी और एंड में हस्ताक्षर और दिनांक था। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट जो है, रूपरेखा जो है बनानी होती है, इसमें भी प्रतिवेदन में भी और तथ्यों का संकलन जो है वो भी सही ढंग से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने कोई भी डिटेल ऊपर-नीचे कर दी है। ये भी हमारे प्रतिवेदन में देखा जाता है। और चीज़ें हैं, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन है, विचारों की प्रामाणिकता है, विषय केंद्रित अध्ययन, सही निर्णय, अनावश्यक विस्तार से बचे। तो जितने भी हमने बातें लिखी है वो सही तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ किसी का पक्ष ले रखा है या फिर हमने किसी से अग्रेसिव है, किसी से गुस्सा है और वो गुस्सा हमने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है? वो नहीं। विचारों की प्रामाणिकता होनी चाहिए, जब हम अपने पक्ष को रख रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमने बिना सबूत के रख दिया है, वहाँ पर सबूत की भी आवश्यकता पड़ती है। विषय केंद्रित अध्ययन हो, जो भी जो भी हमने सब्जेक्ट लिया है, वो उससे रिलेटेड हो, जो सब्जेक्ट हम करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी में जाना चाहती हूँ और वो कंपनी है मान लो किसी कार की है और मैंने वहाँ पे मोबाइल कंपनी का वो दे दिया है, तो वो गलत हो जाएगा ना। तो हमारा जो विषय है वो भी सही होना चाहिए और सही निर्णय होना चाहिए और अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। बहुत लंबा-चौड़ा हमें जो प्रतिवेदन है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे प्रतिवेदन का भी एग्ज़ाम्पल है, ये आप देख लीजिए। पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। आप सदस्य के नाम अपनी मर्ज़ी से जो आप देना चाहो वो दोस्त दे सकते हो, अपने दोस्तों के नाम लिख देना यहाँ पे। सदस्य लिख सकते हो, थोड़ा अच्छे तरीके से अपने दोस्तों का नाम लिख देना, ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें परिपत्र के बारे में बता रखा है, जो कि हम देख लेते हैं। इसका भी एक फॉर्मेट है। परिपत्र क्या है हमारा? तो सरकारी या निजी संस्थाओं में जो निर्णय लिए जाते हैं, उन्हें लागू करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र जारी किया जाता है, जिसमें निर्णय को कार्यान्वित करने के निर्देश होते हैं। तो परिपत्र क्या है? ऑफिस में नोटिस जाता है किसी भी नियम या कानून को चेंज करने के लिए, उसको हम परिपत्र बोलते हैं, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, आप देख लीजिए। यहाँ पे एंड में आपको साइन भी आपको फॉर्मेट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी फॉर्मेट से करते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएँगे। ठीक है, अब प्रेस विज्ञप्ति हमें यहाँ बता रखा है वो हम देख लेते हैं। तो क्या है, कोई व्यक्ति या संस्थान कोई व्यक्ति या संस्थान किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुँचाया जाता है। तो कोई भी ऐसी बातें हैं जहाँ पर एक बैठक हो रही है, कुछ 5-6 लोग महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ बैठक हुई है, अब उन बातों को जनसामान्य तक पहुँचाना है। तो उन बातों को जब हम पहुँचा रहे हैं तो उसको हम प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाएँगे। ठीक है? वो हमारा प्रेस विज्ञप्ति होता है। उसका भी हम एक वो देख लेते हैं, फॉर्मेट जो है आपका
जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक की यहाँ बात हो रही है, वो बड़े लेवल की बात हो गई। हमें तुरंत नहीं बता सकता, भारतीय रिज़र्व बैंक वाला हमें नहीं बोलेगा कि आओ मीटिंग है, सारे के सारे बैठ। बड़े लेवल के लोग होंगे, 5-10 लोग होंगे, वो साथ में बैठ के मीटिंग करेंगे और फिर छोटे लोगों तक वो बात जो है पहुँचेगी। जैसे कि हम लोगों तक वो बातें जो है वो पहुँच जाएगी, ठीक है? तो वही यहाँ पर हमें बता रखा है। देख लीजिए आप। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर है कार्यसूची को परिभाषित करना है हमें। कार्यसूची क्या होता है? तो कार्यसूची का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि केवल उन विषयों पर चर्चा किया जाए जो कि विचारणीय है। कार्यसूची क्या? कि एक हम इम्पोर्टेंट विषय को ही अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी अरे-गरे विषय को ले लिया है। वहाँ पे हमने ऑलरेडी कार्यसूची बना ली है। जैसे आप देखते हैं ना आपके नोटबुक में सॉरी, आपकी बुक्स जो होती है उसके अंदर ऑलरेडी आपके विषय होते हैं। जो विषय नहीं होते मतलब कट चुके होते हैं, जब न्यू बुक प्रिंट होती है तो विषय हटा दिए जाते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट विषय को रखा जाता है। तो वैसे हमारी कार्यसूची होती है जहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट विषय को रखते हैं। इससे समय की बचत होती है, साथ ही विषय से भटकने की स्थिति भी कम होती है। जब हमें विषय के बारे में जानकारी है कि हमने इन्हीं 4 विषयों पे आज बात करनी है, तो हम विषय से भटकेंगे भी नहीं और जो समय है उसकी भी बचत होगी। ठीक है? कार्यवृत्त को परिभाषित करना है अब हमें। तो कार्यवृत्त कार्यसूची में दिए गए मुद्दे को सचिव बैठक में प्रस्तुत करता है। अब क्या है, कार्यसूची के अंदर ही कार्यवृत्त होता है, जो कि सचिव जो है, जो सचिव हेड होगा, वो उन जो भी विषय है उसको दूसरों के समक्ष रखता है। समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्य विचारणीय मुद्दों पर अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो जो हमारा समिति होगा, उसका अध्यक्ष होगा, उसी के सामने सभी लोग बातें अपनी स्पष्ट करेंगे, अपने पक्षों को रखेंगे, उसी के समक्ष ये सारी बातें होती है। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार-विमर्श एवं निर्णय ही कार्यवृत्त होता है। तो हमने जिस भी विषय पर जो-जो निर्णय लिए हैं और एंड में हमने उसको स्टैम्प लगा दिया है कि हाँ, ये बातें सही है, तो वो हमारा कार्यवृत्त के अंतर्गत आएगा। ठीक? इसका एक कार्यवृत्त का एग्ज़ाम्पल यहाँ बता रखा है। इसमें जो बैठक की डेट है, समय है, स्थान है, अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य सदस्य कौन होगा, ये सारी बातें हमें इम्पोर्टेंट में लेकर चलनी है। ऊपर ही बैठक की डेट हमें सबसे पहले डेट आपको पता है इम्पोर्टेंट होती है। फिर जो समय है वो भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है। स्थान कहाँ होगा, कहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा होना है वो बताना है। फिर अध्यक्ष कौन होगा वो हमें बताना है और सदस्य जो है, जो 1-2 सदस्य और होंगे इसमें, उनके नाम हमें यहाँ पर देने हैं। जो कि आप अपने दोस्तों के नाम दे सकते हो। कार्यसूची, तो जैसे आपसे कोई भी मुद्दा बोल दिया है, सफाई के लिए आपको समूह बनाकर जो है एक कार्यसूची तैयार करनी है। तो कार्यसूची सफाई में आप क्या-क्या बातें रख सकते हो? जैसे यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको सेम रखनी है, सदस्यों का स्वागत होगा, जो भी उनकी बातें मतलब जो जनसंख्या के हिसाब से लोग हैं या नहीं वो भी हम देखेंगे। और फिर चुनाव हेतु चयन प्रक्रिया के पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर ये आ चुका है, यहाँ पर आप डाल दोगे कि हम सफाई किस प्रकार से बड़े लेवल पे फैला सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। छोटे स्तर से हम उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें आप इस पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है? और नेक्स्ट में ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो एंड की बातें लिखी गई है, वो इतनी ही है। नेक्स्ट आपका लास्ट इसी में ही एक और हमारा कार्यसूची दे रखा है, तो आप वो देख लीजिए। सॉरी, इसी में ही हमारा कार्यवृत्त भी दे रखा है। ऊपर हमने कार्यसूची पढ़ा था और नीचे हम यहाँ पर कार्यवृत्त देख रहे हैं। कार्यवृत्त भी इसी का पार्ट होगा। ठीक, तो यही आपके आज पूरी वीडियो में था। आई होप आपको जो फॉर्मेट वगैरह है आपका प्रतिवेदन का, आपका स्वयं लेखन का, कार्यवृत्त का, कार्यसूची का और परिचार्य जो था और प्रेस विज्ञप्ति था। आई होप आपको ये सब सारे फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हो सकता है आपको इन चारों पाँचों में से कोई एक आपको लिखने के लिए आ जाए, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें आप अपनी बातों को रख सकते हो। क्योंकि आपको पता है जनसंचार क्या है, संचार को हम किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं, टेलीविज़न की कितनी सारी भूमिकाएँ होती है उसकी, इंटरनेट के बारे में आपको पता है, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो, आप बड़े लेवल पे आ चुके हो, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन्स नहीं होंगे ये आप लोगों के लिए, ठीक है? बाकी मैं आपको इसमें बोलूँगी कि तो आप 1-2 डेट्स जो है, जो कि आप याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप डेट्स को देखिए और उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक